कहानी धुंध। लेखक डॉक्टर घनश्याम आसुदानी। वाचक स्वर रिंकी शर्मा। इंसान को सबसे अच्छी नींद शायद अपने ही घर में आती है। अपना घर, ये शब्द जितना साधारण है उतना ही वह रीतिका के लिए असाधारण था। पिछले कई सालों से, जो उसे कई सदियों से लगते थे, वो अपना घर ही तो तलाश रही थी। कम से कम आज की रात तो उसका घर ट्रेन में ही था। वो सबसे ऊपर की बर्थ पर सोई थी और उसकी पालवी उसके पेट से लिपटी हुई थी। वो और उसकी पालवी, यही तो था उसका पूरा संसार। जहाँ ये दोनों आपस में लिपटकर सो जाएं, वही हो गया उनका अपना घर। वैसे चेहरे तो थे और भी कहने को उनके संसार में, किंतु वो चाहकर भी उन्हें अपने घर में समेट नहीं पाती थी। 3 वर्ष की पालवी ने उसे कुछ इस तरह जकड़ रखा था जैसे कोई बंदरिया का बच्चा उसके पेट से लिपट जाता है। रीतिका चाहती भी नहीं थी कि उसकी पालवी कभी उससे 1 इंच भी दूर जाए। वो सदियों तक उसे यूं ही सारी दुनिया से बचाकर, छुपाकर अपने सीने से लगाए रहेगी। रह रहकर ट्रेन को एक बड़ा झटका सा लगता था। ऐसे में रीतिका का दिल धक से रह जाता। वो पालवी को और कसकर अपने पेट से चिपका लेती। सारी बत्तियां बुझी हुई थी, फिर भी रीतिका की आंखों में नींद नहीं थी। धीरे धीरे आगे बढ़ती ट्रेन के ठक ठक संगीत से कभी उसकी आंख झपक जाती तो मन जाग जाता, और जब मन जाग जाता है तो कमबख्त अपने बस में ही नहीं रहता। यूं वह तो नींद में भी कहाँ चैन से बैठता है। नींद आते ही लगता है सपने देखने, वे भी अवास्तविक सपने, कभी न पूरे होने वाले। और हम इसी चतुर छलिए के दिखाए सपनों में उलझते चले जाते हैं। आधी जागी आधी सोई सी रीतिका हर गुजरते पल के साथ बीते वर्षों की धुंध में कहीं कुछ खोजने सी लग जाती थी। शनिवार का दिन, शाम के कोई 7 बजे होंगे। महानगर के रास्ते पर भुलावे में डाल देने वाली भीड़ और कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर नित्य की भांति अपना तांडव कर रहे थे। रीतिका बस से उतरी और पालवी की उंगली पकड़कर फ्लैट की ओर चलने लगी। अभी 1-2 कदम ही चली होगी कि पालवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गोदी उठाने को मचलने लगी। दिन भर ऑफिस के काम से थकी हारी रीतिका 2 कदम चलने की हालत में भी नहीं थी। इस पर ये पालवी की जिद। उसने बिना कुछ कहे पालवी को गोदी में उठा लिया। जी में आया डांट लगा दे या उसे जबरदस्ती जमीन पर उतार दे और घसीटती हुई ले जाए उसके बाप के फ्लैट तक। उससे तो इतना भी न हुआ कि बस स्टॉप तक ही आ जाता 2 व्हीलर लेकर पत्नी को लेने। छोटी पालवी कितनी ही खुश हो जाती जब वो पापा के 2 व्हीलर पर हैंडल पकड़कर सामने खड़ी हो जाती। रीतिका पालवी को गोदी में उठाए भारी कदमों से चलती रही। निश्चिंत ने दरवाजा खोला तो उसके सारे मुंह पर आइसक्रीम पुता हुआ था। पालवी फुदक कर रीतिका की गोदी से उछल पड़ी और जोर जोर से तालियां बजाती हुई निश्चिंत के आधे खाए आइसक्रीम की ओर लपक पड़ी। वहां तो पालवी के लिए कुबेर का खजाना ही खुला था। वहां केवल आइसक्रीम ही नहीं, बल्कि इडली, डोसा, नूडल्स और भी जाने क्या क्या रखा था। पालवी तो सुध बुध खोकर जुट गई खाने में। रीतिका ने सोचा, आखिर बेटी तो इसी बाप की है ना। अरे रितु, मुझे फोन कर देती तो मैं लेने आ जाता बस स्टॉप तक। तुम आइसक्रीम खा रहे थे ना, सोचा चली जाती हूँ मैं ही, किसी को क्यों तकलीफ दूं। यूं भी इतने वर्षों से अकेली ही तो चल रही हूँ। तुमने कैसे जान लिया कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ? वो पालवी को खुशबू आ गई थी तुम्हारी आइसक्रीम की बस स्टॉप पर ही। चलो जाने दो, ऑफिस से आया तो मुझे भूख लगाई थी, सो थोड़ा कुछ मंगवा लिया बाहर से। और पालवी भी तो आ रही थी ना, उसे भी तो पसंद है आइसक्रीम, इडली, डोसा। हफ्ता भर तो नौकरानी के साथ रहती है, जाने वो उसे क्या क्या खिलाती होगी। अब तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो। आज ऑफिस में सब्जी मेरी पसंद की नहीं थी,
पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जरा जल्दी करना, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आज 25 तारीख है ना, तुम्हारी तनख्वाह जमा हो गई होगी। मुझे 30-40 हजार देती जाना, बहुत सारे बिल्स चुकाने बाकी हैं। पर तुम्हारी तनख्वाह तो 15 तारीख को ही आ जाती है ना। अरे भाई, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे आज ही नई नवेली दुल्हन आई हो घर में। मेरी छोटी सी तनख्वाह कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी। माँ की बीमारी है, पेट्रोल है, मेरा खाना पीना है और बैंक के कर्जे की कमर तोड़ किश्त भी तो मैं ही भरता हूँ। मेरी तनख्वाह तो एक दिन आती है और दूसरे दिन छू मंतर हो जाती है। थके शरीर और उदास मन से रितिका किचन में जाकर खाना बनाने लगी। पालवी वहीं आकर उसके पैरों से लिपट गई। मम्मा, नींद आ रही है, सुला दो ना। तभी निश्चिंत भी किचन में आ गया। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी सोहनी आ रही है। क्या बना रही हो मेरी ऋतु रानी? अब तक वह रितिका के बहुत करीब आ गया था। कढ़ाई में उबलते तेल और पैरों से लिपटी पालवी की सुध किए बिना निश्चिंत ने पीछे की ओर से रितिका को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। रितिका ने परेशान होकर निश्चिंत को बड़े जोर से पीछे ढकेल दिया। इसी दौरान नन्ही पालवी भी लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी। ओ मम्मा, मुझे क्यों धकेल दिया? नहीं मेरा बच्चा, मैं तुम्हें क्यों धकेलूंगी? चल, मैं तुझे सुला देती हूँ। पालवी के साथ साथ रितिका की आंखें नींद और आंसुओं से भरने लगी। खाना किचन में यूं ही आधा बना सा पड़ा रहा। जब बहुत देर तक रितिका खाना लेकर नहीं आई तो निश्चिंत ने किचन में जाकर स्वयं किसी तरह पूड़ियां तल ली और एक के बाद एक गले के नीचे उतारता चला गया। जब पेट पूरा भर गया तो वो बेडरूम की ओर लपका। सो गई क्या? खाना नहीं खाया? मैंने पूड़ियां बना ली हैं, चल खा ले। ये पालवी कितना तंग करती है तुझे, इसे वहीं घर पर छोड़ आया कर। है ना वो आया उसे देखने को? वो उसके दोनों लड़के खेलते तो है इसके साथ अच्छे से। फिर तुम इसे क्यों साथ साथ लिए फिरती हो किसी बंदरिया सी? ये 2 रातें ही तो होती है मेरी अपनी, उसमें भी तुम्हारी थकान, तुम्हारी चिड़चिड़ और ये तुम्हारी पालवी। यार, इरिटेट हो जाता हूँ मैं। जरा चैन से रहने दिया करो और खुद भी एंजॉय किया करो वीकेंड्स में। केवल बच्चा ही तो सब कुछ नहीं है ना, मैं भी तो हूँ मेरी ऋतु रानी। तुम्हारी पालवी, ये पालवी तुम्हारी कोई नहीं, मैं इसे उठाकर लाई हूँ कहीं से। मैंने ऐसा कब कहा? बच्चे माँ के ज्यादा करीब होते हैं और फिर मैं तो हफ्ता भर दूर ही रहता हूँ उससे। हफ्ता भर दूर रहते हो तो ये 2 दिन तो बनते ही है ना उसके भी, वरना वो तो भूल ही जाएगी कि उसका बाप भी है कोई। खाना पीना तो रोज ही होता है। तनिक प्यार से पास में ले लिया करो इस नन्ही परी को, वो तरस जाती है प्यार की चंद बूंदे पाने को। फिलहाल तो मैं तुम्हारे प्यार की वर्षा में भीगना चाहता हूँ ऋतु। मैं बहुत थक गई हूँ निश्चिंत, मुझे सोने दो। सो लेना, मंडे से लेकर हफ्ता भर, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। ट्रेन अब किसी छोटे स्टेशन पर रुक गई थी। पालवी ने अचानक करवट बदली और अस्पष्ट स्वर में भुनभुनाई, अम्मा अम्मा। अपनी आया को वो अम्मा कहकर ही बुलाती थी। उसके नींद भरे स्वर में अम्मा और मम्मा के बीच अंतर कर पाना संभव नहीं था। वैसे उसकी अम्मा भी कहाँ थी अब उसके पास। अभी उसी दिन तो वो कह रही थी, बाई जी अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मेरे पति को कारखाने में नौकरी मिल गई है, सो मुझे अब लौट जाना होगा उसके पास। आप कोई दूसरी बाई देख लो। दूसरी बाई? मैंने तुम्हें बाई कब समझा है? मैंने तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन सा रखा है, तुम्हारे दोनों बच्चों को पालवी सा चाहा है, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। तुम चाहो तो पति को भी यहीं बुलवा लो। नहीं बाई, ये तुम्हारा घर है, मेरे पति का घर मेरा अपना घर है। तुम्हारा बंगला और तुम्हारा प्यार लाख लुभावने होंगे, पर अपना घर तो अपना घर है ना। पर तुम चली जाओगी तो मेरी पालवी को कौन देखेगा? कौन खेलेगा उसके साथ? कौन खिलाएगा पिलाएगा उसे? मैं तो दिन भर बैंक में रहती हूँ, आते आते रात ही हो जाती है
और अब तो पालवी तुम्हारे साथ इतना घुल मिल गई है कि वो तो तुम्हें ही अपनी माँ समझने लगी है। सही बात है बाई, मुझे भी मेरी पालू को छोड़ने का मन कहाँ हो रहा है, लेकिन एक दिन जाना तो है ना अपने घर। आपको मुझसे भी अच्छी कोई बाई मिल जाएगी। उस दिन फिर एक बार रात की तन्हाई में पालवी को सीने से लगाकर रोई थी रितिका सुबह के इंतजार तक। कितनी अकेली, कितनी तन्हा थी वो सबके रहते भी। ट्रेन ने एक और जोर का झटका खाया और रितिका की अधखुली आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने नीचे के यात्री से पूछा, कौन सा स्टेशन है भैया? उत्तर मिला, अकोला। उसकी मंजिल दूर थी अभी। पालवी नींद में कुछ कुनमुनाई तो रितिका ने करवट बदलकर उसे दीवार की ओर कर दिया ताकि उसकी आंख लगने पर ट्रेन के झटके से वो कहीं छूटकर गिर न जाए। ट्रेन चली तब भी उसका मन अकोला में ही अटका रह गया। अभी पिछले ही महीने आई थी वो यहाँ अकोला। बड़ी बहन को लड़का हुआ था। खूब खेली थी पालवी बहन की बड़ी लड़की के साथ। अब तक पालवी कुछ गिने चुने शब्द ही बोल पाती थी। आया के दोनों बच्चे दिन भर मोबाइल में खोए रहते और वो स्वयं किचन में लगी रहती। पालवी अपने में ही जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती। इधर 3-4 दिन में बड़ी बहन के परिवार में वो काफी कुछ बोलना सीख गई थी। मौका पाकर बड़ी बहन ने सलाह भी दे डाली थी, तुम अलग क्यों नहीं हो जाती ऐसे निठल्ले इंसान से? जिम्मेदारी के नाम पर निरा शून्य है तेरा कसम। केवल बच्चा पैदा करना आता है उसे। बच्चे को पालना, पढ़ाना, लिखाना कितना कठिन है ये वो क्या जाने। उसे केवल रात में बिस्तर का सुख और दिन में भोजन का स्वाद इतना ही मालूम है। नौकरी की खातिर कई लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, किंतु अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। शरीरों में अंतर कितना भी हो, जब मनों में अंतर आ जाता है तो रिश्ते चरमराने लगते हैं। प्यार की डोरी ही पति पत्नी के रिश्ते को बांधे रखती है। जब वही कमजोर हो जाए तो ऐसा रिश्ता कब तक टिक सकता है? रितिका भाव शून्य मुद्रा में दीदी का सारा वक्तव्य सुने जा रही थी। यूं दीदी की बात गलत भी कहाँ थी? सभी तो यही बात कहते थे उसे। उस दिन पापा का धीरज भी तो जवाब दे गया था जब वो बुखार से तपती पालवी को लेकर अकेली मायके पहुंच गई थी। ये कौन सी शादी है तेरी रितु? ये कैसा पति है तेरा? जरा भी फिक्र नहीं उसे अपनी बच्ची की। कब तक तुम यूं अकेली लिए फिरोगी बच्ची को? कब तक भटकोगी यूं इस घर से उस घर? तलाक दे दो उसे। अभी जिंदगी बाकी है बहुत तुम्हारी। मिल जाएगा कोई साथी तुम्हें जो तुम्हें समझ सके और प्यार दे सके। जब जब रितिका घर शब्द सुनती तब तब उसे हंसी सी आ जाती थी। बहुत देखे थे उसने घर, अपने भी और दूसरों के भी, पर कभी ठीक से जान ही नहीं पाई थी कि ये घर होता कैसा है। कई बार वो संभ्रम में जिंदगी से सवाल कर बैठती कि उससे कब, कहाँ, क्या छूट गया था। पर जिंदगी तो केवल चलना जानती है। सवाल जवाब करना इंसान की फितरत है। वो तो निष्काम भाव से कदम कदम बढ़ी चली जाती है। पिताजी का कहा हुआ तलाक शब्द किसी गोली की भांति उसके मस्तिष्क को चीरता हुआ आर पार निकल गया था। वो एक असह्य पीड़ा से तिलमिला उठी थी। इसी पिता ने तो सिखाया था कि रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, उन्हें जोड़ना ही कठिन होता है। तलाक लेकर क्या वह अपनी मंजिल पा लेगी? यही तलाक शब्द लेकर पहुंची भी थी वो एक दिन निश्चिंत के पास। तलाक? वो क्यों चाहिए तुम्हें? क्या तकलीफ है तुम्हें मुझसे? तकलीफ तुमसे नहीं निश्चिंत, तकलीफ मुझे अपने प्रारब्ध से है। लिखने वाला किसी न किसी की किस्मत ऐसी स्याह लकीरों से लिख देता है जिनमें कहीं कोई उजली किरण ही नहीं होती। मैं भी शायद वक्त के ऐसे ही ठुकराए हुए इंसानों में हूँ। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें और पालवी को बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं सब कुछ तो करता हूँ तुम्हारे लिए। फिर जाने किस बात की शिकायत है तुम्हें मुझसे? कुछ स्पष्ट कहती भी तो नहीं हो। कुछ बता दो तो शायद मैं कुछ सुधार कर पाऊँ स्वयं में।
और क्या तलाक लेकर तुम बहुत सुखी हो जाओगी? अकेली हो जाओगी, अकेली। मैं भी अकेला हो जाऊंगा संसार में। वहां से चली तो भीतर का बवंडर इतना तेज हो गया था कि उसमें अब तक के सारे चेहरे और सारे मंजर बड़ी तेज गति से घूमते हुए एक दूसरे में विलीन होते जा रहे थे। संभ्रमित सी इसी अवस्था में दूर कहीं से उसे सोनम की याद हो आई। बचपन की सखी थी उसकी सोनम। इस बार बहुत सालों के अंतराल के बाद आई थी वो उसके घर। रितिका का मन एक बारगी बल्लियों उछल पड़ा। अब कुछ समय तो वह वक्त के थपेड़ों से दूर बचपन की यादों के आगोश में बिता पाएगी। यह भी कि अब वह अपना सारा दिल सखी के सामने खोलकर रख देगी। रात आई तो दोनों सखियों ने हाथों में हाथ डालकर आंगन की कई कई बातें बांटी। सालों से संचित अवसाद रितिका की आंखों से झरझर बह चला। आधी रात गए जब उसे कुछ सुकून लगा तो उसने किसी नन्हे शिशु की भांति अपनी सखी के आंचल में मुंह छुपा लिया। रितिका, मैं समझती हूँ इस संसार में सर्वथा सुखी और परिपूर्ण तो शायद कोई नहीं है। प्यार की प्यास सभी को होती है, मिलता भी है कभी कहीं वह, किंतु अक्सर जहाँ उम्मीद हो उसकी वहाँ नहीं मिलता और शायद यहाँ वहाँ बिखरा होता है वह टुकड़ों टुकड़ों में। उन टुकड़ों को समेटते समेटते जिंदगी बीत जाती है। शायद हम थक भी जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर एक तलाकशुदा स्त्री आज के तथाकथित आधुनिक समाज में भी तिरस्कृत ही रहती है, किसी सांझी संपत्ति सी जिस पर हर कोई अधिकार जताना चाहता है। बस सोनम, अब मैं और नहीं सुन सकती। सच कहती हो तुम, थक गई हूँ मैं जीवन की इस आपाधापी से। सचमुच नहीं जानती मैं कि कहाँ जा रही हूँ और क्या चाहती हूँ मैं जीवन से और अपने आप से भी। चारों तरफ एक कभी न खत्म होने वाली धुंध है सोनम, बहुत गहरी धुंध। आज फिर किसी छांव की तलाश में चली जा रही थी वह मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे पीछे। आज फिर वह स्वयं को नितांत अकेला महसूस कर रही थी। उसकी पालवी भी अकेली थी। नहीं नहीं, वो कैसे अकेली हो सकती है? उसकी मम्मा है ना उसके साथ। संसार की हर गर्म हवा से बचाने वाला आंचल लिए। तड़के 5 बजे ही वो माँ के घर पहुंच गई थी। माँ ने बड़े प्यार से पालवी को अपनी गोद में ले लिया था। जितने दिन रितिका मायके में रहती उतने दिन उसे पालवी की फिक्र नहीं रहती। अपनी नानी के साए तले बिल्कुल सुरक्षित रहती थी। सोचती कि छोड़ दे पालवी को सदा के लिए अपने नाना नानी के पास, पर फिर वो कैसे जिएगी उसके बिना। रात को जब थकी हारी घर लौटती है तो पालवी की एक मुस्कान भर से उसकी सारी थकान मिट जाती है। उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। उसकी मासूम किलकारियां उसे जीने की प्रेरणा देती हैं। सारे नकारात्मक विचार नन्ही पालवी की निरीह हंसी में घुल जाते हैं। हर रात जब वो उससे लिपटकर सो जाती है तो उसका मन भी नन्ही पालवी सा निश्चल हो जाता है। वो एक बारगी सारे संसार के अपराध क्षमा कर देती है। इस बार तो पालवी को देखने वाली बाई भी जा चुकी थी। अब तो कुछ समय के लिए पालवी को नाना नानी के घर ही छोड़ना होगा। अब तो उसे अपना मन पक्का करना ही होगा। जब कभी रितिका बहुत परेशान हो जाती है तो वो जाने कब और कैसे अपने बचपन की ओर लौट जाती है। आज भी उसने अपनी माँ के गले में बाहें डालकर मासूम सा सवाल पूछा, अब मैं क्या करूँ माँ? बेटा, तू किसी शीशे सी नाजुक और किसी मंदिर की लौसी पवित्र है, किंतु संसार में 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती। निश्चिंत भी अपनी जगह सही है। उससे जितना होता है उतना वो करता है तुम लोगों के लिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी परिधि में ही घूमता है, अपने अपने संस्कारों की डोर से बंधा होता है। सही गलत के सारे पैमाने इंसान के अपने बनाए हुए होते हैं। मेरे लिए जो सही है वही तुम्हारे लिए गलत हो सकता है। इसीलिए हमें सदा अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, हमेशा आगे ही देखना चाहिए। माँ की ऐसी ही आश्वासन भरी बातें रितिका को बहुत दिलासा देती हैं।
सोचकर तो गई थी कि पालवी को कुछ दिन माँ के घर छोड़ाएगी, किंतु पालवी अब भी उसके पास उससे लिपटी बर्थ पर सो रही थी। वो तो उसके सफर का अभिन्न हिस्सा थी। सफर में यदि धूप है तो क्या वो अपनी पालवी का हाथ छोड़ देगी? धूप रहे तो रहे, पर ये मुसाफिर, ये हौसला कायम रहे। वो तो अपनी पालवी का हाथ पकड़े सदा आगे बढ़ती रहेगी। संसार साथ दे न दे, वो अपनी पालवी का सदा साथ देगी। इस ये ख्याल से कि वो अकेली नहीं, कोई एक नन्ही परी है उसके साथ, रितिका की शुष्क आंखों की कोर में एक नन्हा सा आंसू का टुकड़ा उगाया था। स्टेशन की गहमा गहमी और यात्रियों के चढ़ने उतरने की आवाजों से रितिका की आंख खुली। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका शहर आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और पालवी का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर की ओर चलने लगी। आज पालवी ने गोदी उठाने की जिद नहीं की थी। अपनी उंगली थामे कदम कदम चलती पालवी को देखकर रितिका का मन भी उसी के साथ साथ एक एक कदम बढ़ चला, जिंदगी का हाथ थामे किसी अनजान मगर उजली मंजिल की ओर। कहानी धुंध समाप्त।